हेलो बच्चों, द लर्निंग अड्डा के इस चैनल पे आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा फिर से आपके सामने हिंदी की एक अच्छी सी क्लास लेकर उपस्थित हूँ और आज के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे शब्द परिचय। मेरे ख्याल से शब्द परिचय से बहुत प्रश्न आते हैं और बच्चों की शिकायतें भी रहती हैं कि मैडम हम तत्सम तद्भव नहीं जान पाते, रूढ़ यौगिक नहीं समझ पाते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस कक्षा में मिलेंगे और आप इसके कई पाठ होंगे तो आप इसको देखते रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये 3 काम जरूर करिए और ज़रूर से ज़रूर करिए, इसलिए क्योंकि आप इसी चैनल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बाल मनोविज्ञान और साथ ही साथ हिंदी के बारीक से बारीक तत्व जान पाएंगे। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। आते हैं शब्द परिचय। क्या हम डायरेक्ट तत्सम तद्भव शुरू करते हैं? नहीं, सबसे पहले हम जानेंगे शब्द क्या होते हैं। तो शब्द क्या होते हैं इसको जानते हैं। देखिए, शब्द की परिभाषा क्या होती है? शब्द की परिभाषा होती है अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। यानी एक ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ हो। ठीक, अब कैसे मैं दिखाती हूँ। मान लीजिए आपने प, फ, क, ज जोड़ दिया, क्या कोई शब्द बना? नहीं बना। कुछ अर्थ निकला? नहीं बना। लेकिन अगर आप यही करें घा और र जोड़ दे तो हमारा बन जाएगा घर। इसका निश्चित अर्थ है, यानी ध्वनियों का या अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ हो, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। अब आते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रश्न पर कई बच्चे किताबों का सहारा लेकर या टीचर के जो बताया हुआ ज्ञान होता है उसके आधार पे तरह तरह के उत्तर देते हैं, लेकिन मैं आपको एक सटीक प्रोफार्मा डायग्राम बनाकर बताती हूँ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, और इस डायग्राम के जरिए आप इसके सही रूप को सीख पाएंगे। पहला उत्पत्ति या स्रोत कह लीजिए। बनावट या रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, विकार भी कह सकते हैं और रूप भी कह सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसमें आपका आ जाता है दो पार्टीशन बनते हैं, सार्थक, निरर्थक। ये आते हैं आपके सार्थक में पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और सूत्रसम।
इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक विकारी, अविकारी। विकारी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार आते हैं। और इसमें भी चार आते हैं, पार्ट्स बनते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और थोड़ा सा इधर करते हैं। और विस्मयवाचक, ये देखिए ये डायग्राम है और मेरे ख्याल से इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप अगर सीख ले तो शब्द परिचय की दुनिया में आप बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। तो इसको सीख लीजिए, इसको जान लीजिए बहुत अच्छे से। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पे आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये 5 तरह के पढ़ने होंगे। कभी भी अगर आपसे पूछता है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं तो आपको केवल ये 4 टिक करने हैं, ठीक है। 5 नहीं भेद बताएंगे। आप कितने बताएंगे? 4। इसका रीज़न भी हम बताएंगे क्यों। बनावट के आधार पे अगर आप बात करते हैं तो हम शब्दों को कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं, वो किसके होते हैं, तो उसके हिसाब से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ हम देखते हैं। उसके बाद अर्थ के आधार पे आप देख सकते हैं सार्थक और निरर्थक 2 दिया है। सार्थक में इतने सारे आपको दिए हुए हैं, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, श्रुतसम। विकार या रूप के आधार पे कह लीजिए तो विकारी और अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, ये 4 होते हैं विकारी में, और अविकारी में ये 4 होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बात अब हम करते हैं इसके आधार पर, ठीक। सो अब आगे देखते हैं। क्योंकि अब मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है। अब हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति और स्रोत। क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में और क्या है उत्पत्ति और स्रोत, देखते हैं। देखिए स्रोत का मतलब होता है कि शब्द हमारे कहीं किसी माध्यम से हम तक पहुँचे हों, और उत्पत्ति का मतलब होता है कि वो कहीं से उत्पन्न हुए हों। कुल मिला के ऐसे व्याकरण के शब्द जो उत्पन्न कहीं और हुए हों, उनका स्रोत कुछ और रहा हो लेकिन उनका क्षेत्र, प्रयोग क्षेत्र हिंदी भाषा है, तो उन सभी को हम लोग किस में रखते हैं? उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। ऐसा नहीं है कि सारी जितने भी हम हिंदी भाषा में शब्द प्रयोग करते हैं वो सब हिंदी के ही हैं। बहुत सारे शब्द, अब जैसे आप नॉर्मल तौर पे आप कहते हैं बाजार, जैसे अक्ल, आदमी, राह, जैसे आपने कह दिया किताब, औरत,
बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा की देन नहीं है, वो किसी दूसरी भाषा से चलकर आए, और वो हो सकता है अरबी हो सकता है, वो फारसी हो सकता है, वो प्राकृत हो सकता है, वो पाली हो सकता है, वो अलग अलग भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में अब प्रयोग होने लगे। तो ऐसे शब्दों को हम कहाँ रखते हैं? उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब क्योंकि मैं आपको तत्सम और तद्भव की ट्रिक भी बताऊंगी किसी अन्य क्लास में, लेकिन अभी मैं बात करती हूँ कि तत्सम क्या है। तत्सम बात करते हैं इसके पहले भेद की, तत्सम की। तत्सम आप कैसे शब्दों को पहचानते हैं? तो पहले इसको तोड़ना सीखे बेटा। तत् प्लस सम, ठीक है, दो शब्दों में ये टूट गया, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, ठीक है। तो किसके समान? तो किसके समान? तो भाई जाहिर सी बात है संस्कृत के समान। यहाँ उसके का मतलब लगाया जाता है जो शब्द हूबहू संस्कृत के जैसे हो, यानी उनमें संस्कृत का रूप दिखाई देता हो, छवि दिखाई देती हो, उन सारे शब्दों को हम लोग कहते हैं तत्सम। यानी जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि तत्सम नहीं पहचान पाते हैं। कुछ चीज़ों के देखिए, हम आपको कुछ चीज़ें ऐसे नियम बता देते हैं, ट्रिक भी कह सकते हो, जिनके जरिए आप तत्सम शब्दों को पहचान सकते हैं, बहुत आसानी से उन्हें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। जो शब्द संस्कृत से अपने मूल रूप में निकलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं और जिनके रूप में आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, उनको हम लोग तत्सम कहते हैं, ठीक। सो बात करते हैं, और इनका प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में कम होता है। कोई नहीं कहता है कि मुझे जल चाहिए, जब हम मंदिर जाते हैं तब कहते हैं कि जल। कोई नहीं कहता कि भाई मुझे ऋण लेना है, सभी लोग कहते हैं मुझे उधार लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि तत्सम शब्दों का आम बोलचाल की भाषा में बहुत कम प्रयोग होता है। सो बात करते हैं इसके कुछ नियम कि तत्सम शब्द कहते किसको हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहला इसका नियम दिखाती हूँ तत्सम का। देखिए पहली पहचान देखिए, जिसमें री की मात्रा हो, ठीक है, जिन शब्दों में री की मात्रा होगी वो आपका तत्सम होगा। जैसे कृषक, नृप, मृग, दृष्टि इत्यादि आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा, मैंने आपको वर्णमाला में रेफ की मात्रा पढ़ाई थी, तो आप दोनों ही मात्राओं का रेफ का प्रयोग हो। जैसे कर्म, चर्म, मर्मज्ञ, प्रभु, क्रय इत्यादि, ठीक है। तीसरा व का प्रयोग, व का प्रयोग, व का ज़्यादा प्रयोग होता है, सो वो भी आपको बताती हूँ। जैसे वक्ष, वर, वधू, वारी, वरण इत्यादि, ठीक। चौथा आप देख सकते हैं विसर्ग का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग नहीं, विसर्ग का प्रयोग। अगर आपने ये चीज़ें बना ली, जैसे प्रातः, जैसे वया, जैसे अंता, याद रखिएगा बच्चों जो मैं बता रही हूँ, यदि आपने फॉलो किया तो तत्सम आपका 1% नहीं गड़बड़ होगा। पांचवा छात्रज्ञा, संयुक्ताक्षर का प्रयोग,
मैं दिखाती हूँ कैसे। जैसे क्षेत्र, क्षय, त्राण, त्रय, श्री, ज्ञान, ज्ञाता इत्यादि। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर छत्र, ज्ञा, श्र इन चारों का प्रयोग भी होता है। ठीक है, और आगे छठा स का आधा रूप। आप देख सकते हैं स का आधा रूप प्रयोग दिखाती हूँ। जैसे स्पर्श, जैसे षट, जैसे श्वास। ठीक है, यानी ये तीनों जो स हैं वो पूरे भी आते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आधे आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आधे अगर दिखाई देते हैं तो ये आपके सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, ये आपके जाते हैं तत्सम में। अब एक ऐसा नियम जो आप यहाँ प्रैक्टिकल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उसे स्वयं पढ़ के देख सकते हैं। तत्सम शब्दों को बोलते समय मुंह में हमें अधिक बल और वायु दोनों की आवश्यकता होती है, तो और लगती भी है। जब आप क्षेत्र बोलिए, क्षय बोलिए, तो देखिए कितना भारीपन लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तत्सम शब्दों के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं तद्भव। तद्भव वो शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम वर्तमान समय में प्रयोग कर रहे होते हैं, और ये संस्कृत से निकले होते हैं, लेकिन इनके रूप में परिवर्तन हो चुका होता है। मैं करके आपको दिखाती हूँ। आज हम जल की अपेक्षा पानी का अधिक प्रयोग करते हैं। हम अगर देखें तो पाद की जगह पैर बोलते हैं, या पद की जगह। ठीक, इसी तरह से गृह की जगह हम घर बोलते हैं। इसी तरह हम देखें हस्त की जगह हाथ बोलते हैं। इसी तरह मुख की जगह मुंह बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, क्या हम ये हर जगह शब्द प्रयोग करते हैं कि ये हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं? तो वर्तमान समय में हमारा ये शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, और ये इसका हम लोग कम प्रयोग करते हैं। तो आम बोलचाल की जो भाषा के शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा आप याद करने का प्रयास मत कीजिए, आप अपने अभ्यास से चीज़ों को सीख सकते। प्रैक्टिकल कीजिए, सबसे बड़ी बात है। हिंदी प्रैक्टिकल विषय है, इसको प्रायोगिक भाषा बोली जाती है, तो इसे आप प्रैक्टिकल कीजिए। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना अच्छा है। तो तद्भव की बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं देशज पे। देशज पे देखिए, अगर हम देखते हैं तो इसके दो टुकड़े कर दें। देश प्लस ज, ज मतलब जन।
अच्छा, जो देश में जन्म हो, तो देश में तो बहुत सभी भाषाएं लमसम सभी जन्म होती हैं, ठीक है। तो देश में जन्म का मतलब यहाँ पे हो रहा है ग्रामीण अंचल की बोलियों से, जो हमारे छोटे छोटे ज़िले कस्बों बोलियों के में जो बोलियाँ बोली जाती हैं, जो वाणी बोली जाती है, उन्हीं को हम लोग देशज शब्द। आपने शब्द सुने होंगे लोटा, जूता, थैला, ठेला, ठीक है, और जैसे ठोकर, झोपड़ी, टाड़, ठीक है, चपटा, इस तरह के बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो देशज हैं। मैं आपको देशज की कुछ पहचान भी बताऊंगी जिससे आपको सुविधा हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई होगी, जो गांव ग्रामीण अंचल की बोलियां होती हैं उनको देशज कहते हैं। अब इनकी पहचान देखिए, ज़्यादातर देशज में टवर्ग आता है, टवर्ग का प्रयोग, ज़्यादातर टवर्ग का प्रयोग होगा और तवर्ग का। जैसे ठेला, थैला, चिमटा, चपटा, जूता, और एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें छाता वाले छ का भी प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे बछड़ा, कलछी, हसुआ, ठीक, चूड़ी, ये सारे। राड़ी का भी प्रयोग होता है, राड़ी, जो प्रत्यय होते हैं, राड़ी, जैसे चूड़ी, ठीक, डिब्बा इत्यादि। तो आप ये बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं विदेशज की तरफ। अब इसका भी मतलब ये हुआ जो शब्द विदेश में जन्मे हो, यानी जो दूसरी भाषा के शब्द होते हैं उनको हम लोग विदेशज कहते हैं, जिनमें अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी, चीनी, ठीक, बहुत सारे और भी शब्द आते हैं। जैसे अरबी में देखिए आदमी, औरत, इल्ज़ाम, इनाम आदि। फारसी में देखिए चादर, रंग, चश्मा, कुर्सी और किताब आ चुका है। बाजार ये आ चुका है। तुर्की में देखिए कैंची, चम्मच, तोप, ताश इत्यादि। जापानी में रिक्शा, चीनी में चाय, लीची, चीकू, चीनी, ठीक। पुर्तगाली बहुत ज़्यादा आता है, पुर्तगाली में भी देख लीजिए अलमारी, साबुन, अलमारी, साबुन, और जैसे आपका और आता है गोभी, चाबी, आलू,
इत्यादि। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत से चलकर आए हों और उनमें रूप परिवर्तन हो गया और वो बोलचाल की भाषा में प्रयोग हो रहे हों तो उसे हम तद्भव कहते हैं। ग्रामीण अंचल की बोली पे जो बोले जाते हैं, जितने शब्द आप पहचान सकते हैं, उसको देशज कहते हैं, और जो दूसरी भाषा से चलकर आए हैं उनको विदेशज कहते हैं। ये चार हमारे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर काउंट होते हैं। ठीक है, जो संकर की बात है, संकर को क्यों नहीं माना जाता है, मैं ये बताना चाहूँगी कि दो अलग अलग अगर भाषाओं से जुड़कर कोई बना है शब्द तो उसका एक आप नहीं बता सकते कि वो किस भाषा से। मान लीजिए अगर मैंने ई रिक्शा बोला तो बेटा ये अंग्रेजी का हो गया और ये जापानीज हो गया। अब इसमें हम इस शब्द को पूरा पूरा ना जापानीज कह सकते हैं और ना ही कि अंग्रेजी कह सकते हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं जिन शब्दों के किसी एक आधार को नहीं बता सकते वो सब संकर में आते हैं। वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। इसमें आप अंग्रेजी भी जोड़ लीजिएगा, स्पेनिश भी आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा, और कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अभी संकर पे बात करते हैं, संकर का क्या है देख लेते हैं इसको। देखिए संकर, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि दो भाषाओं से मिलके बने हुए जो शब्द होते हैं वो संकर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जैसे हमने कहा अश्रु गैस, पुलिस वाले हमेशा देखते हैं भीड़ को हटाने के लिए अश्रु गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो अश्रु हमारा क्या है, संस्कृत का है, और गैस हमारा क्या है, अंग्रेजी का है। तो क्या आप इस शब्द को किसी एक भाषा का बता सकते? नहीं बता सकते हैं। सो इसलिए ये हमारा कहाँ जाता है, संकर में। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपने कह दिया आधार कार्ड, जो कि आजकल के ट्रेंड में है। ठीक है, आधार आपका हिंदी का हो गया और कार्ड आपका अंग्रेजी का हो गया। इसी तरह से आपने बोला चिड़ियाघर, अब आपने ये कहा, ये आपका उर्दू का हो गया, ये आपका हिंदी का हो गया। इसी तरह से बम वर्षा, इसी तरह से आपने डाकघर। तो आपने देखा कि जो दो भाषाओं से मिलके बना हो उसे हमें संकर ही कहना है। उसका एक आधार ना होने की वजह से हम उसे किसी एक पे नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो पूछता है कि संकर किस भेद पे आता है तो आपको टिक लगाना है इस पे, उत्पत्ति या स्रोत, क्योंकि ये आपके किसी न किसी स्रोत या उत्पत्ति उनकी अलग जगह से हुई है, तो इस वजह से इस पे आते हैं। सो बात करते हैं अब आगे। आपका ये वाला एक क्वेश्चन पूरा हुआ। दूसरा अब आते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ठीक है, सो रचना या बनावट, देखिए अगली कक्षा में हम लोग इसी पे बात करेंगे। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। आपका ये अपना द लर्निंग अड्डा चैनल है। आप इस पे हम इस वीडियो के नीचे आपको एक नंबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत आती है उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो नहीं चल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप बात करते रहिए। प्रश्न आपको पूछने हैं, कुछ बात करनी है, आप इस पर फ़ोन कीजिए, आपके प्रश्नों का समाधान होगा। तब तक के लिए बने रहिए।